आई एम बैक with a video lecture और आज हमने चैप्टर 6 स्टार्ट करना बायोमैकेनिक्स का। जाहिर सी बात हम लास्ट वीक पे कोई लेक्चर डिस्कस नहीं कर सके, तो हम इस वीक में हम बेसिक स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास चैप्टर 6 में है क्या। ठीक है, सो मेजरली आपके पास जब बायोमैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटल मसल की बात हो रही है तो आपको पता है कि स्केलेटल मसल्स क्या है। ठीक है, हमें बेसिक पता है स्केलेटल मसल्स क्या हैं, इनकी बेसिक मैकेनिज्म कैसे है, फिजियोलॉजी कैसे है, किस तरह से हमारे पास बेसिकली मॉडल्स एक्ट करते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें पता है। यहाँ पे हमने बेसिक प्रॉपर्टीज देखनी है कि मसल्स और टेंडन इटसेल्फ कैसे काम करते हैं। ठीक है, फिर मसल और टेंडन की जो यूनिट्स हैं, ठीक है, मस्कुलर टेंडिनस यूनिट जिसको अपन कहते हैं, वो कैसे कॉम्बिनेशन में कैसे काम करते हैं। पहले अलग अलग देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज, फिर बेसिकली हम इनकी कॉम्बिनेशंस देखेंगे। विद दैट हम फाइबर टाइप्स देखेंगे, उनके रिलेशनशिप्स देखेंगे, फाइबर का आर्किटेक्चर देखेंगे, वो किस तरह से स्ट्रक्चरली बनी हुई है। ठीक है, मसल का फंक्शन देखेंगे। ठीक है, विद दैट हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट अगर जो ह्यूमन बॉडी हमारी प्रोड्यूस करते हैं, अगर आप खाने के लिए स्पून उठा रहे हो तो उसमें कैसे मसल एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट मूव करवा रहे, किस तरह से ये पूरी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट परफॉर्म हो रही है विद द हेल्प ऑफ स्केलेटल मसल्स, ये सारी चीज़ें हैं। फिर फोर्स वेलोसिटी या लेंथ टेंशन रिलेशनशिप है। बेसिकली ये सारा चैप्टर मसल के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा। ठीक है, सो मसल की पावर, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी हम साथ साथ क्लियर करेंगे। ठीक है, सो मेजरली आपके पास स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमें पता है हर चैप्टर के स्टार्ट में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे पहला बेसिकली क्वेश्चन अराइज होता है वो ये था कि इनेबल किया व्हाट इनेबल सम एथलीट्स टू एक्सेल एट endurance events such as marathon and others to dominate in power events such as the shot put or sprinting। ठीक है, सो मेजरली जिन लोगों को आइडिया नहीं है, मैराथन एक आप सिंपली कह सकते हो कि रेस टाइप गेम होती है। जिन मेजरली लोगों ने मैराथन को देखा होगा, मैराथन के इवेंट्स देखे होंगे, मैराथन को लाइव भी देखा होगा। या ऑफलाइन आपने देखा होगा, आप कह सकते हो कि ऑफलाइन देखा है, लाइव देखा है, या आप सिंपली कह सकते हो कि आपने विजुअली या आपने कंप्यूटर के थ्रू देखी है। ठीक है, तो जिन लोगों ने इस इवेंट्स को देखा है उन लोगों को आइडिया होगा कि मैराथन सिंपली आपके पास एक रेस की टाइप होती है। ठीक है, जिसमें आप काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हो, फुट रेस ही होती है और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हो। लेकिन जैसे जो सेकंड आपको टर्म बताई गई है वो बताई गई है स्प्रिंटिंग की। ठीक है, स्प्रिंटिंग बेसिकली जब शॉर्ट आप डिस्टेंस कवर करते हो ना किसी रेस में, कोई एक सर्कल है जहाँ जिसके अराउंड आपने मूव करना है। ठीक है, मैराथन तो बहुत काफ़ी ज़्यादा जाता है, जैसे किलोमीटर्स 42-50 इस तरह के किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग जा रहा होता है। तो शॉर्ट रेस जो होती है वो बहुत थोड़े एरिया को कवर कर रही होती है। ठीक है, सो मेजरली आपके पास जब शॉर्ट आ रही है, स्प्रिंटिंग की बात आ रही है, तो यहाँ पे पावर इवेंट्स डोमिनेट कर रहे हैं। मैराथन आ रही है तो एंड्योरेंस इवेंट्स डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, हमने इस चीज़ को देखना है कि हमारे पास एंड्योरेंस इवेंट्स कब हो रही है और पावर इवेंट्स कब हो रहे हैं, और हमें किस एथलीट के लिए क्या चीज़ चाहिए या किस पेशेंट के लिए क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, सो मेजरली हमारे पास किस गेम के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है वो हमें पहले चीज़ फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, अब फिर आप एक्सरसाइज प्लान में गाइड करते हो किसी भी चीज़ का। ठीक है, वेदर दैट इज पेशेंट और योर एथलीट, किसी भी चीज़ पे। ठीक है, सो व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स कंट्रीब्यूट टू क्विकनेस ऑफ मूवमेंट। ठीक है, ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जिन पे आप काम करके क्विक कर सकते हो मूवमेंट, या ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के जो कंट्रीब्यूट करते हैं क्विकनेस ऑफ मूवमेंट। ठीक है, कितनी क्विक मूवमेंट आप होती है, किस चीज़ से होती है, वो क्या इवेंट्स हैं जो होने चाहिए, वो आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, व्हाट एक्सरसाइजेस टेंड टू कॉज मसल सोरनेस या मस्कुलर सोरनेस। बेसिकली ऐसे कौन से कंटेंट्स हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कॉज करती हैं हमारे पास मस्कुलर सोरनेस, या ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं स्पेसिफिकली जो हमारे पास मसल सोरनेस कॉज कर सकती हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है मस्कुलर स्ट्रेंथ का। ठीक है, ये सारे आपके पास क्वेश्चंस अराइज हुए हैं
बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर कि हमारे पास ये सारी चीज़ें क्या, ठीक है। मसल्स होता है ना, कैपेबल है हमारे पास ऐसा मसल मसल एक ऐसी चीज़ है ना बॉडी में जो एक्टिवली डेवलप करती है टेंशन इट्स सेल्फ, ठीक है। इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये इट्स सेल्फ माइक्रो लेवल पे काम करके अपनी टेंशन खुद डेवलप करता है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि इसको ज़रूरत नहीं है किसी बहुत ज़्यादा चीज़ों की, ठीक है। ये इट्स सेल्फ एक्टिवली काम कर सकता है। These characteristics enable skeletal striated muscles to perform the important functions of maintaining upright body posture, moving the body limbs and absorbing shock, ठीक है। लाइक हम सारी चीज़ों के बारे में बात करें। अब जो मेरा पोस्चर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिटिंग में हूँ तो मेरा क्या पोस्चर है, स्टैंडिंग में हूँ तो क्या पोस्चर है। एक अपराइट पोस्चर को बनाने के लिए आपके पास बैक साइड पे क्या चीज़ काम करिए, आपके मसल्स ना, राइट। विद दैट आप लिम्स को मूव कर रहे हो, अपने आर्म्स को मूव कर रहे हो, अपने लेग्स को मूव कर रहे हो, उसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं आपके मसल्स। फिर उसके बाद अगर कहीं पे शॉक की एब्जॉर्प्शन है, लाइक आपको कहीं पे सडन जर्क लगता है, तो वहाँ पे आपके पास वो जर्क एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है, किसी बोन को डैमेज नहीं होने दे रहा, किसी ट्रॉमा से प्रिवेंट करने के लिए या किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से प्रिवेंट करने के लिए आपकी बॉडी को जो शॉक, लाइक आप एक्सटर्नल फोर्स आपको मिलती है, आपकी बॉडी जो शॉक में जाती है या आपकी बॉडी एकदम से जो एक कहते हैं ना कि क्या कहते हो आप, एक झटका सा लगता है आपकी बॉडी को, उस झटके को अब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि कोई टिश्यू या कोई मसल डैमेज ना, सॉरी कोई बोन डैमेज ना हो या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर स्ट्रक्चर्स डैमेज ना हो या कोई मसल्स डैमेज ना हो, क्या चीज़ चाहिए होती है, मसल्स, राइट। क्योंकि मसल्स इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करते हैं, तो हमें इनको अप्रोप्रिएटली स्टिमुलेट कराने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो कैसे परफॉर्म करेंगे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करेगा, मस्कुलर सिस्टम कैसे काम करेगा, और इन सारों को जब हम डिस्कस करते हैं ना, तो हमारे पास उस सिस्टम को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, ठीक है। कलेक्टिवली जहाँ पे ह्यूमन नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को हम कंबाइंड डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम बेसिक स्टार्ट जो लेंगे वो बिहेवियर प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। मस्कुलर टेंडनस यूनिट, जिसमें हम स्केलेटल मसल्स को भी डिस्कस करेंगे और मसल के इक्साल फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मेजरली सारी चीज़ें एक तरफ, और यहाँ पे हम जो प्रॉपर्टीज देखेंगे वो 4 प्रॉपर्टीज होंगी मसल्स की, ठीक है। एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, इरिटेबिलिटी एंड द एबिलिटी टू डेवलप टेंशन, ठीक है। मतलब जो हमने टेंशन की बात की थी वो, ठीक है। सो मेजरली आप ये 4 प्रॉपर्टीज देखो, हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं, लाइक एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, इरिटेबिलिटी एंड द एबिलिटी टू डेवलप टेंशन, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास टर्म है वो है एक्सटेंसिबिलिटी, एक टिश्यू की एबिलिटी कि वो कितना स्ट्रेच करता है अपनी लेंथ में, ठीक है। मतलब इसका जो इंक्रीज है लेंथ में, वो कहलाती है उसकी एक्सटेंसिबिलिटी। इलास्टिसिटी ये चीज़ है कि उसकी एबिलिटी कि वो अपनी रिटर्न कितना आता है आफ्टर बीइंग स्ट्रेच, कि वो रिटर्न टू नॉर्मल जो उसकी लेंथ थी उस पर वो कितना वापस आया है, दैट इज इलास्टिसिटी, ठीक है। मतलब वो उसकी एबिलिटी। फिर हमारे पास आ जाती है बेसिकली, अगर इन दोनों चीज़ों को आप मसल से रिलेट करते हैं, तो मसल की इलास्टिसिटी जो होती है वो ये होती है कि आप इट्सेल्फ करते हो कि मसल की इट्सेल्फ क्या रेस्टिंग लेंथ थी पहले, ठीक है, आफ्टर स्ट्रेचिंग, और लाइक आप ये कह सकते हो कि उसकी जो पहले लेंथ थी वो उस पर रिटर्न कितना आया है या किस तरह से आया है, ये बेसिकली हमारे पास कहलाती है मसल की इलास्टिसिटी, ठीक है। सो मेजरली हमारे पास ताकि हमारे पास एक स्मूथ जो टेंशन ट्रांसमिशन थी ना वो मसल बोन्स को हो सके, उसको उसके लिए होती है, ठीक है। सो एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी 2 टर्म्स पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास जो सब एक्सटेंसिबिलिटी थी वो हमने डिस्कस कर ली, इलास्टिसिटी भी देख ली, फिर मसल इटसेल्फ क्या कहता है कि हमारे मसल की क्या है इलास्टिसिटी। अच्छा, अब बिहेवियर या आप बिहेवियर जो है मसल्स का इटसेल्फ, वो 2 मेजर कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट एंड सीरियल या सीरीज इलास्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट जो होता है वो मसल की मेम्ब्रेन्स देती है, ठीक है, मसल की मेम्ब्रेन्स देती हैं, और सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट जो है वो टेंडन्स में पाया जाता है, ठीक है। अब मसल की मेम्ब्रेन जो दे रही है वो पैरेलल है, आपने याद रखना है, और सीरीज जो है वो टेंडन है, ठीक है। अब जो मसल का पैरेलल वाला फंक्शन है ना वो ये है कि पैसिव स्ट्रेचिंग को वो कितना रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है, एक्टिव नहीं, यहाँ पे पैसिव स्ट्रेचिंग की बात हो रही है, ठीक है। सो पैसिव स्ट्रेचिंग को वो कितना रेजिस्ट कर सकता है, वो उसके पैरेलल कंपोनेंट का काम है, ठीक है।
और सीरीज वाले कंपोनेंट का काम ये है कि वो स्प्रिंग की तरह एक्ट करता है ताकि वो स्टोर कर सके उसके इलास्टिक एनर्जी को मसल के टेंशन के टाइम पे, ठीक है। सो सीरीज वाले का क्या काम था, वो एक स्प्रिंग की तरह एक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं इलास्टिक एनर्जी को ड्यूरिंग मसल टेंशन, ठीक है। पैरेलल वाले का क्या काम था, रेजिस्ट कर रहा था पैसिव स्ट्रेचिंग को, ठीक है। मतलब जो पैसिव स्ट्रेचिंग उसकी थी वो कितना उसको रेजिस्ट करता है, दैट इज वर्क ऑफ पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट। और हमारे पास सीरीज का क्या है कि हम वो कितना स्प्रिंग की तरह एक्ट करके वो कितनी स्टोर करता है इलास्टिक एनर्जी को, वो हमारे पास सीरीज वाले कंपोनेंट का काम है, ठीक है। और ऐसी लाइक सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट जो है ना वो हमारे पास इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मेजरली इलास्टिसिटी पे जो काम आ रहा होता है ना वो सीरीज वाले कंपोनेंट का आ रहा होता है, ठीक है। सो मेजरली ये हमारे पास मसल की मेम्ब्रेन से प्रोवाइड होती है और स्प्लाइस रेजिस्टेंस व्हेन अ मसल इज, ओके हम यहाँ से देखते हैं पहले, ओके मसल इज पैसिवली स्ट्रेच, ठीक है। और सीरीज वाला क्या करता है, रिसाइडिंग इन द टेंडन्स एक्ट एज अ स्प्रिंग टू स्टोर इलास्टिक एनर्जी व्हेन tense muscle is stretched. These components of muscle elasticity are so named because the membranes and tendons are respectively parallel to and in series or in line with the muscle fibers, which provide the contractile component. ठीक है, मतलब contractile component हम इन चीज़ों को पहले हमने इन चीज़ों को बेसिक देखा हुआ है, ठीक है। पैरेलल कंपोनेंट आपको नजर आ रहा है, पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट कहाँ पे है, सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट का, ठीक है। सो मेजरली जो सीरीज वाला होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट की सीरीज में है, पैरेलल वाला पैरेलल लगा हुआ है, ठीक है। सो मेजरली आपके पास जो थी, अगर मैकेनिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मस्कुलर टेंडन एंड यूनिट जो होता है ना वो, या मसल और टेंडन का जो यूनिट था वो कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट है, ठीक है। जिससे मैंने सीरीज वाले की बात आपको पहले भी बताई कि वो हमारे पास क्या है, टेंडन है, और पैरेलल वाला हमारे पास क्या था, मसल की मेम्ब्रेन्स है, ठीक है। सो मेजरली आपके पास ये सारी चीज़ें इस तरह से एक्ट करती हैं। अब हम ना एक बार यहाँ से देखते हैं इस पिक्चर से कि हमारे पास मेजरली हमारे पास वर्क हो कैसे रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, मसल नॉर्मल रेस्टिंग लेंथ में, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या हुआ, मसल की एक्सटेंशन की, मैं मसल को एक्सटेंड करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एल्बो पे एक्सटेंशन करती हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि एल्बो पे मैंने एक्सटेंशन की तो एक्टिव पैसिव इलास्टिक रिकॉयल आया, ठीक है। वो क्यों आया, क्योंकि जाहिर सी बात है एक उसको स्ट्रेचिंग जो थी ना, अब एक्सटेंशन के बाद अगर इस पोजीशन में मसल जाता है तो उस पर पैसिव इलास्टिक रिकॉयल आएगा, ठीक है। मतलब वो पैसिवली रिकॉयलिंग कर रहा है। कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा तो हमारे पास मसल, अब आपको कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, शॉर्टनिंग हो रही है। एक्सटेंशन में क्या थी, लेंथनिंग में जा रहा था। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मसल स्ट्रेच तो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्टिव जो इलास्टिक रिकॉइलिंग नजर आ रही है, वो एक्सटेंशन के बाद वापस जब मसल आ रहा है तो वो हमारे पास खुद ब खुद के पैसिवली हो रहा है, जो मैं लेके आ रहा हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक्सटेंशन को ख़त्म करने के लिए वापस जो रिकॉइलिंग कर रहे हैं हम, वो है जब मिड वाला रीजन होता है ना, मतलब एक्सटेंशन के बाद जब आप हाफ रीजन पे पहुंच जाते हो तो यहाँ पे पैसिव इलास्टिक रिकॉइल हो रहा होता है। जब आप पूरे मसल को अपने एक्सटेंशन को ख़त्म करके फ्लेक्शन की तरफ लेके जाते हो तो मेजरली वो मसल जो एक्सटेंड हो रहा था यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक्सटेंशन का मतलब ये है कि वहाँ पे स्ट्रेचिंग हो रही है जो मैं पैसिवली कर रही थी, ठीक है। अब इसको जो मेजरली पैसिव इलास्टिक रिकॉइल था, मतलब ये कि वो जो पैसिवली आ रहा था, मतलब जो मैंने एक स्ट्रेच दिया था उसको वापस रिकॉइलिंग किया, वो भी मैंने खुद किया, ठीक है, क्योंकि इसीलिए उसको पैसिव इलास्टिक रिकॉइलिंग कहा है। विद दैट आफ्टर ये कॉन्ट्रैक्शन आई तो कॉन्ट्रैक्शन क्या हुई कि मसल इटसेल्फ शॉर्टनिंग की तरफ गया। आप पूरी लेंथनिंग के बाद मसल शॉर्टनिंग की तरफ जा रहा है। सो मेजरली ये मेजर प्रॉपर्टीज होती है मसल की कि वो किस किस तरह से कैसे कैसे काम कर रहा था, ठीक है। अगर सीरीज वाला कंपोनेंट है, जैसे मैंने आपको कहा कि वो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी दे रहा है, ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि वो हमें दे रहा है इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। और जो पैरेलल वाला था वो हमारे पास दे रहा था आपके पास पैसिवली लाइक रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। इलास्टिक वाला, सॉरी सीरीज वाला इलास्टिक और पैरेलल वाला रेजिस्टिंग, ठीक है। तो मेजरली आपने इस चीज़ को रिमाइंड याद रखना है अच्छे से कि क्या चीज़ क्या दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल डिस्कस हुई है जिसमें आप ये कहते हो कि हमारे पास उन्होंने जंप हाइट को डिस्कस किया है। लाइक अगर एक मूवमेंट कोई जंप परफॉर्म करता है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ ह्यूमन स्केलेटल मसल इज बिलीव टू बी ड्यू टू प्राइमरली टू एससीसी, हमने पहले डिस्कस किया,
Modeling study shows that the height of a jump increases when a counter movement like knee flexion immediately preceded it due to increased elasticity of SEC in the lower extremity muscles. ठीक है, सो मेजरली उन्होंने ये बात की आपको कि जो हमारे पास काउंटर मूवमेंट है ना, लाइक अगर मैं कहती हूँ बिफोर द जंप वो ज़्यादा हो जाती है ताकि हमारे पास इलास्टिसिटी ज़्यादा हो जाए तो जंप की हाइट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैं जंप करने लगती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपको जंप करो तो आपको आइडिया होगा कि नी पे क्या होती है। जंप करने से पहले आप नी को पहले बेंड करते हो तो इसका मतलब नी पे फ्लेक्शन कॉज कर रहे हो। अब वो जो बेंडिंग होती है ना वो सेल्फ एक इलास्टिक प्रॉपर्टी देती है ताकि हमारे पास हाइट इंक्रीज हो जाए। ठीक है, सो मेजरली एक्सटेंशन के बाद जब आप कॉन्ट्रैक्शन वापस करते हो ना, ठीक है, पहले फुली एक्सटेंड थी ना नी, अब जब मैंने कॉन्ट्रैक्शन करनी थी तो मैंने उसको क्या किया कि मैंने उसको नी की फ्लेक्शन कॉज की तो मेरे पास काफ मसल्स और हैम्स, मेजरली हैम्स, ठीक है, नी के फ्लेक्सर्स क्या हैं आपके पास हैम्स हैं। तो हैम्स क्या हुए कि हमारे पास उन्होंने क्या किया कि शॉर्टनिंग की, लाइक आपने कॉन्ट्रैक्शन की और एकदम से जैसे हाइट आपने जंप ली तो वो एक इलास्टिसिटी की तरह उसने एज अ स्प्रिंग एक्ट किया और इलास्टिक एनर्जी रिलीज की मसल्स में, और वहाँ पे क्या आया हमारे पास कि हाइट आपकी जंप की जो हाइट थी वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट जंप करती तो मेरी हाइट कम थी, लेकिन जब मैंने नीचे से जंप की तो मेरी हाइट ज़्यादा होगी। ठीक है, सो आप ये दोनों चीज़ें अपने ऊपर एग्जाम्पल करके भी देख सकते हो कि हमारे पास इसकी फोर्स एनहांसमेंट कैसे है। लाइक आप कहते हो कि मेजरली आपके पास कितना अच्छे से काउंटर मूवमेंट जो थी वो इटसेल्फ उसने आपकी इलास्टिसिटी को इंक्रीज करा दिया। ठीक है, सो मेजरली रिसर्च स्टडीज जो होती है ना वो सपोर्ट करते हैं कि इंक्रीज जो मसल फोर्स में था ना वो हमारे पास इस तरह से आ रहा है। ठीक है, सो सिंपल सी एक टर्म्स थी जो हमने डिस्कस कर ली, बोथ SCC और PEC। इनकी ना इनकी ना हमारे पास विशियस प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, विशियस प्रॉपर्टीज को अगर मैं सिंपल टर्म में आपको बताऊँ ना तो विशियस प्रॉपर्टीज विस्कस प्रॉपर्टीज हमारे पास जो थी ना वो हमारे पास क्या होती है कि मसल को इनेबल करती है स्ट्रेच करने के लिए, रिक्वाइंड करने के लिए टाइम डिपेंडेंट फैशन में। ठीक है, मतलब टाइम डिपेंडेंट फैशन का मतलब ये है कि ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, कितनी ज़्यादा ये किस तरह से काम करेगी, कितने टाइम के लिए वो स्ट्रेच रहा है और कितने टाइम के बाद जब मैंने छोड़ा तो उसने रिकॉइल किया है, तो ये मेजरली टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप इसको इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच करते हो, ओवर टाइम के लिए करते हो, तो यहाँ पे काफ़ी हद तक इश्यूज क्रिएट होते हैं। ठीक है, सो विस्कोइलास्टिसिटी जैसे आपको बता दिया कि स्ट्रेच या शॉर्टन करना किसी मसल को ओवर टाइम। ठीक है, ये हमारे पास मेजरली कहलाती है। तो when a static stretch of a muscle group such as hams is maintained over time, the muscle progressively lengthen, increasing joint range of motion. सो उन्होंने कहा अगर हैम्स का स्ट्रेच मेंटेन किया जाए तो मसल्स की लेंथनिंग होती है, और इसीलिए हम स्ट्रेचिंग देते भी हैं क्योंकि हमारा मेजरली स्ट्रेचिंग पे जो फोकस होता है ना वो इसी बेस पे होता है। ठीक है, तो क्योंकि हम मसल की लेंथनिंग के साथ साथ टाइटनेस के साथ साथ लेंथनिंग भी कॉज कर रहे हैं। ठीक है, सो हमारे पास जॉइंट रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होता है जिसकी वजह से आपके पास मसल इटसेल्फ प्रोग्रेस कर रहा होता है काफ़ी हद तक अपनी लेंथनिंग पोजीशन में। So likewise, after a muscle group has been stretched, it does not require to resting length immediately but shorten gradually over time. ठीक है, सो आपको अब मैं एक सिंपल सी इसकी एग्जांपल देती हूँ। आप स्प्रिंग की एग्जांपल आपने बहुत बार डिस्कस की होगी, बहुत लोगों ने आपको ये पहले भी बताई होगी। ठीक है, एक स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग को आपने खींचा, खींचते गए, कभी कभार ऐसा टाइम आता है कि वो स्प्रिंग जो होता है ना, पहले आपने खींचा उसको वापस छोड़ा वो वापस चला गया, थोड़ी सी और ज़्यादा एफर्ट दी तो थोड़ा और दूर गया स्प्रिंग, फिर वापस आ रहा। अब जब जितना आप दूर दूर जाते जाओगे उतना वो स्लो प्रोसेस होगा अपने वापस स्प्रिंग को अपनी जगह पे वापस लाने। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप काफ़ी हद तक एंड स्टेज पे ले जाओगे कि स्प्रिंग अब वापस नहीं आता। ठीक है, सो मेजरली हम इसी तरीके से डिस्कस करते हैं कि हमारे पास मसल इसी तरह से काम करते हैं। ठीक है, वो जो स्प्रिंग है ना, मैं जितनी इसकी मूवमेंट इंक्रीज कराऊंगी वो उतनी अच्छी है हमारे पास, लेकिन मुझे उस चीज़ से भी प्रिवेंट करना है कि वो मसल बिल्कुल इटसेल्फ बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना हो जाए, लाइक ओवर स्ट्रेचिंग से प्रिवेंट करना है। ठीक है, सो मेजरली मैंने इस रेंज के बीच में रखना है जहाँ पे मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रही हूँ, जहाँ पे वो ओवर स्ट्रेचिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, सो उस चीज़ को हमने प्रिवेंट करना होता है। ठीक है, फिर हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई। उन्होंने कहा कि ये
इंडिपेंडेंट टू जेंडर है, तो हमारे पास इसमें कोई जेंडर इक्वालिटी नहीं है, लाइक फीमेल्स में ज़्यादा है, मेल्स में ज़्यादा है, या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इरेटेबिलिटी एंड द एबिलिटी टू डेवलप टेंशन, ठीक है। दो टर्म्स क्या थी, दो हमने डिस्कस की, जिसमें हमने मसल की स्ट्रेचिंग, रिकॉइलिंग और ये सारी चीज़ें डिस्कस की। रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टीज़ है, इलास्टिक किसकी प्रॉपर्टीज़ है। इरेटेबिलिटी और एबिलिटी टू डेवलप टेंशन, इरेटेबिलिटी जो होती है ना, वो मसल की सेल्फ एबिलिटी होती है कि वो किसी भी स्टिमुलस को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोकेमिकल स्टिमुलस है, जैसे एक्शन पोटेंशियल होता है नर्व की तरफ से, तो वैसे वहाँ पे वो कैसे एक्ट करेगा। कोई मैकेनिकल, लाइक कोई एक्सटर्नल आपके पास इम्पैक्ट आ रहा है, कोई एक्सटर्नल चीज़ है या कोई एक्सटर्नल फोर्स है, तो वहाँ पे कैसे एक्ट करेगा, ठीक है। ये इसकी होती है रेटेबिलिटी, हमारे पास मसल की एबिलिटी के किसी स्टिमुलस को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। टेंशन क्या होती है, टेंशन की डेवलपमेंट जो होती है ना, मसल की एक यूनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये कॉन्ट्रैक्शन करता है, मसल के फंक्शन को कॉज करता है, लाइक आप मसल की मूवमेंट कॉज करता है। सो कॉन्ट्रैक्टिलिटी, द एबिलिटी ऑफ मसल टू शॉर्टन एंड लेंथ जो होती है ना, वो हमारे पास होती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है। ये बेसिकली उसके ऊपर काम करता है। टेंशन की जो डेवलपमेंट होती है ना, कॉन्ट्रैक्टिलिटी के प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते टेंशन डज नॉट ऑलवेज रिजल्ट इन मसल शॉर्टनिंग, हम ये नहीं कहते कि मसल की शॉर्टनिंग के ऊपर वापस आती ही आती है, लेकिन मेजरली टेंशन जो होती है वो मसल की शॉर्टनिंग कॉज करती है, ठीक है। तो जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी है ना, उसके प्रिंसिपल पे हमारे पास क्या काम करती है, टेंशन, ठीक है। सो अगर हम इरिटेबिलिटी की, जैसे मैंने स्टिमुलस की बात की ना, तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल की बात की, एक्शन पोटेंशियल की वजह से, हम मैकेनिकल की बात की तो कोई एक्सटर्नल फोर्स होगी, तो हमारे पास ये एक्टिवेट होती है ना किसी भी स्टिमुलस को, ताकि हम डेवलप कर सके टेंशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी स्टिमुलस से एक्टिवेट हुई, तो ये क्या हुआ, इरिटेबिलिटी। और इसी एबिलिटी की, इसी जो स्टिमुलस की एक्टिवेशन थी, उसने कॉज की टेंशन, ठीक है। तो मतलब टेंशन डेवलप हुई किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स पे, बेसिकली आपके पास क्या हुआ, डेवलप हुई टेंशन। द एबिलिटी टू डेवलप टेंशन इज द वन बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक यूनिक टू मसल, हमने पहले भी देख लिया कि हमारे पास यूनिक है। कॉन्ट्रैक्शन जो हमने बात की है, डेवलपमेंट ऑफ टेंशन जो होती है बाय मसल, वो कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होती है वो शॉर्टन होगी लेंथ में। तो मेजरली आपके पास सारी चीज़ जो घूम फिर के आई है, इरेटेबिलिटी और डेवलप टेंशन एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस है। इरेटेबिलिटी, जैसे मैं कहती हूँ कि आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि मैंने किसी मसल पे ना फोर्स एक्ट की है। फॉर एग्जांपल मैंने रेजिस्टेंस दी, ठीक है। मैंने ना, जैसे आपने आपने अगर डिस्कस की है मसल टेस्टिंग, तो आपको पता होगा कि आप रेजिस्टेंस देते हो ना ग्रेड 4 और 5 में। तो जब आप रेजिस्टेंस देते हो, मैंने किसी मसल पे अगर फोर्स एक्ट की है, तो वो क्या करती है कि उस मसल को कॉन्ट्रैक्शन के लिए डेवलप करनी पड़ती है टेंशन, ठीक है। अब उसको अच्छा वाला फोर्स लगाना पड़ता है उस एक्सटर्नल, लाइक मैकेनिकल स्टिमुलस के ऊपर उसको अच्छा वाला फोर्स लगाना पड़ता है, ताकि उसका मसल जो है वो क्या कर सके, कॉन्ट्रैक्ट कर सके और वो मूवमेंट परफॉर्म कर सके, ठीक है। सो मेजरली आपके पास दोनों इंटरलिंक्ड प्रोसेसेस थे, ठीक है। सो इसी जैसे हमारे पास इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी इंटरलिंक थे ना, वैसे ही हमारे पास इरिटेबिलिटी और डेवलपिंग एबिलिटी टू डेवलप टेंशन, ये हमारे पास दोनों इंटरलिंक प्रोसेस है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और नेक्स्ट में हम कुछ स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे जो मसल्स की बेसिकली अंदर होते हैं, लाइक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को, और फिर हम आगे चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।